नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के संधि विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत संधि के काफ़ी अच्छे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परीक्षाओं का अध्ययन करके मैंने एक प्रश्न पत्र तैयार किया है आप सबके मार्गदर्शन के हेतु। आज हम उसका हल करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर के इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके संधि की तैयारी को एक नया स्वरूप प्रदान करेगा। एक बात और, विशेष रूप से ये जो प्रश्न पत्र है वो संधि के 3 भेदों में से एक स्वर संधि के ऊपर बनाया गया है तथा स्वर संधि के जितने भी उपभेद हैं उनको इसमें समायोजित किया गया है। तो आइए बिना कोई समय गवाए हम चलते हैं इस प्रश्न पत्र के ऊपर। आपके सामने आप देख पा रहे हो प्रश्न संख्या 1 है, संधि के संदर्भ में असंगत है, अर्थात 4 विकल्पों में से कौन सा है तो असंगत है। प्रथम दिया हुआ है प्रश्नोत्तर। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है प्रश्न और उत्तर। यहाँ न में अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ है। दोनों का योग होने से जो विकार या बदलाव आता है वो ओ के रूप में आता है, और ओ के रूप में जो बदलाव है वो स्वर संधि में हम गुण के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर शब्द में गुण संधि है वो विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है वधूर्जा। वधूर्जा वधु और ऊर्जा दो शब्दों के योग से मिला है। यहाँ वधु में उ है और ऊर्जा का प्रथम शब्द वर्ण उ है। दोनों मिलकर के दीर्घ उ मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण करते हैं, अर्थात यहाँ दीर्घ संधि है तो वधूर्जा शब्द में दीर्घ संधि है, ये भी विकल्प संगत है। अगला देवी अर्पण। अगर इसका हम करें तो देवी और अर्पण, देवी और अर्पण। यहाँ देवी में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। क्योंकि अ, ई व ई अपने असमान स्वरों के साथ योग करते हैं तो ई य में बदल जाता है और जो भी स्वर है वो मात्रा के रूप में लगता है। यहाँ य में अमात्रा के रूप में लगा तो देवी अर्पण बना, जो कि यण संधि का उदाहरण है। अगला शब्द है दंतोष्ठ। का विग्रह है दंत और ओष्ठ। यहाँ अ में अ है और ओ है। जब ये ओ के साथ मिलता है तो औ का निर्माण करता है, जो कि वृद्धि संधि का एक नियम है। लेकिन जो शब्द है दंतोष्ठ, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो दंतोष्ठ इसी तरह से लिखा जा सकता है, दूसरा दंतोष्ठ इस तरीके से लिखते हैं। ये दोनों जो रूप हैं वो शुद्ध माने गए हैं। और इसके अंतर्गत जो संधि है, जब विग्रह हो रहा है, विग्रह वृद्धि संधि के तहत हो रहा है और निर्माण के तहत दोनों प्रकार के शब्दों को शुद्ध माना गया है, तो दंतोष्ठ में जो संधि होगी वो वृद्धि संधि होगी। क्योंकि यहाँ गुण संधि दी हुई है तो यह संधि के संदर्भ में असंगत कथन है, तो इसका विकल्प द सही होगा। आगे चलते हैं। किस शब्द में गुण संधि है? हमने देखा गुण संधि का जो नियम है वह अ या आ स्वर के साथ ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ या री के योग से होने वाले बदलाव के रूप में हो।
अगर अ व आ के बाद ई व ई आए तो जो बदलाव होगा ए के रूप में होगा, उ व उ आए तो ओ के रूप में होगा, और अ व आ के बाद री स्वर आए तो अर के रूप में। यहाँ प्रथम शब्द देखते हम, सिंधु और उर्मी। यहाँ सिंधु का विग्रह करेंगे तो सिंधु और उर्मी। यहाँ ध में उ है और दीर्घ उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ का निर्माण करेंगे, और यह दीर्घ संधि का उदाहरण, इसलिए गुण संधि में नहीं है। अगला भारतेंदु। भारत और हिंदू। यहाँ भारत शब्द में अ स्वर मिला हुआ है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। चूंकि हमने देखा अ व आ के बाद ई व ई आए तो ए का निर्माण होता है, अर्थात विकार के रूप में, बदलाव के रूप में ए आता है। तो यहाँ प्रथम दृष्टया भारतेंदु में गुण संधि हमें दिख रही है, लेकिन हम अन्य दो विकल्प का और भी विग्रह करेंगे जिससे कि हम पूर्णतः समझ सके कि इस शब्द में ही गुण संधि है। अगला शब्द है नारीश्वर। यहाँ हम विग्रह करेंगे तो नारी और ईश्वर, नारी और ईश्वर। यहाँ ई है और ई है, दोनों दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण करते हैं। यहाँ भी दीर्घ संधि। एक शब्द है अपने पास लोकेश्वरीय, लोक और ऐश्वर्य। यहाँ अ है, क में स्वर जुड़ा हुआ, और ए है, तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, ऐ का निर्माण करेंगे। अर्थात अ के बाद ऐ आता है तो दोनों मिलकर के ऐ के रूप में विकार लाते हैं। तो यहाँ भी क्या है, वर्धी संधि है। तो शब्द हमारे सामने भारतेंदु है जो कि गुण संधि का कारण है, अर्थात प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प होगा भारतेंदु। प्रश्न, अगले प्रश्न है यण संधि नहीं है। हमने देखा यण संधि के अंतर्गत ई व दीर्घ ई के बाद असमान स्वर। असमान से तात्पर्य यह है कि ई व ई पुनः दूसरे पद का प्रथम वर्ण नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी स्वर है तो विकार आएगा इसमें य के रूप में। उ व दीर्घ उ के बाद असमान स्वर आता है तो विकार आएगा व के रूप में, और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है, जो स्वर है, वो इन विकार के साथ मात्रा के रूप में लग जाएगा। उसके बाद री के बाद कोई स्वर आता है तो विकार या बदलाव होगा र के रूप में, और फिर वह दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इसके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। यहाँ हम देखते हैं मात्रानंद का विग्रह करेंगे तो होगा मात्री और आनंद। अब त के अंतर्गत री आया हुआ है और आ आया हुआ है, तो यह री और कोई स्वर, ये समीकरण यहाँ हमारे सामने उभर करके आया है। तो री किस में बदला, र में, और फिर क्या था, आ। क्योंकि ये देखो त और र, यहाँ त र और कोई स्वर है, तो ये हमें निर्माण करता है संयुक्त वर्ण का। तो यहाँ निर्माण हो गया, इसके कारण से त्र का और आ का स्वर इसमें लगा दिया। तो यह मात्रानंद शब्द है, वो यण संधि के इस प्रकार का उदाहरण है। अगला है यद्यपि।
यदि और अपि, यदि और अपि। यहां भी द में ई जुड़ा हुआ है और अ है, तो य का निर्माण हुआ। तो यहां हम द और य को साथ मिला करके लिख रहे हैं। यह कुछ नियम हैं, में द और य को साथ मिला के लिख सकते हैं, या फिर हम यहां यदि, यदि और जो अपि हैं, यदि अपि हैं, इसको इस प्रकार से जो अलग किया है, यदि और अपि, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यद और यपि, यद और अपि। द को अपने स्वर रहित मूल रूप में लिख सकते हैं, और फिर जो विकार आया है यह को लिख सकते हैं, और इनके साथ मिलाएं तो इस प्रकार से द के साथ यह मिला करके यद्यपि लिखा जा सकता। अगला शब्द है हमारे पास नद्यपर, नद्यर्पण। तो इसका विग्रह करेंगे नदी और अर्पण। यहां भी द में दीर्घ ई है और फिर अ है, तो दोनों मिलकर के ई य में बदला और अ स्वर के रूप में लगा, तो फिर द और य को संयुक्त रूप में हमने लिख दिया नद्यर्पण। इस प्रकार से लिखेंगे हम नद्यर्पण, नद्यर्पण। अगला शब्द है स्वेर। का अगर विग्रह करते हैं तो स्व और किर से करेंगे। यहां अ था और ई था, एक बदलाव के रूप में क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, लेकिन ए नहा आकर के आई के रूप में बदलाव आ रहा है। तो संधि हम उसे कहते हैं दो वर्णों के मेल से, अर्थात जो दो निर्दिष्ट वर्ण हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम, उनके मेल से जो विकार आता है, उस विकार के रूप के अनुसार हम संधि मानते हैं। यह शब्द विग्रह के अंतर्गत तो गुण के नियमों में जा रहा है, लेकिन जो बदलाव दिख रहा है वो हमें वृद्धि की तरह दिख रहा है। तो इस शब्द में संधि अगर पूछी जाए तो वृद्धि संधि होगी। तो उक्त अ ब स तो यण संधि के उदाहरण है, और स्वेर है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक चीज और कि स्वेर शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ द स्वेर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है, अर्थात अभी हमने देखा यण संधि के नियम क्या क्या है, किस किन वर्णों के मेल से ये बनता है। अभी हम इनका विग्रह करेंगे। अभी और आवेदन, यहां ई व आ मिला है, परिवर्तन आया है या के रूप में, तो यण संधि है। अगला स्वाधीन, स्व और अधीन। कुछ साथियों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, इसको हम सु प्लस आधीन कर सकते हैं, लेकिन सु प्लस आधीन जो स्वाधीन जो अर्थ है, उस अर्थ को वह गायब कर देगा। सु और आधीन करेंगे तो वर्णों के अनुसार तो वो मिल रहा है, लेकिन संधि का एक नियम यह भी है कि संधि हमेशा मूल या शुद्ध शब्दों के मध्य में होती हैं, और जो शब्द मिलते हैं संधि के अंतर्गत, उन शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, और मिले हुए या योग किए हुए अर्थ के साथ वो समायोजित होता है। यहाँ स्वाधीन का अर्थ होता है स्व के अधीन। अगर हम यहाँ सु और आधीन करेंगे तो सु एक उपसर्ग है जो अच्छे के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ अच्छा अधीन
से कोई अर्थ का मेल नहीं हो रहा है, इसलिए इस शब्द में हम यण संधि ना करके स्व और अधीन की तरह विग्रह करेंगे। और वह में क्या आया, अ, और फिर यहां भी अ, दोनों मिल करके क्या हुआ, दीर्घ आ का निर्माण हुआ, अर्थात इसके रूप में बदलाव आया। तो यहां दीर्घ संधि है। अगला हम और देख लेते हैं, स्वागत, सु और आगत। यहां उ और आ है, उ और आ है तो व के रूप में बदला और आ मात्रा के रूप में लगा। यहां अच्छा है जिनका आगमन, जहां स्वागत। अगला शब्द है स्त्रियोपयोगी। यहां अगर हम विग्रह करेंगे तो स्त्री और उपयोगी। यहां त्र में ई था और फिर उ था, तो यहां से ई लिया फिर उ लिया, तो यह निर्माण हुआ यह के रूप में और फिर मात्रा के रूप में लगा। क्योंकि त्र वर्ण से ई स्वर को हमने अलग कर लिया, तो हमारे पास त्र क्या रह गया, स्वर रहित। तो हमने इसको स्वर रहित लिख दिया। एक बात और कि हिंदी वर्णों के मानकीकरण में यह एक प्रश्न भी आता है, और हम पढ़ते और पढ़ाते आए हैं और समझते भी आए हैं कि यदि कोई वर्ण खड़ी पाई से पहले शुरू होकर पहले ही खत्म होता है, देखो जिस प्रकार हमने लिखा त, अगर इनको स्वर रहित लिखने के लिए दो तरीके होते। एक तो हम हल चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं, दूसरा खड़ी पाई को हटा देते। इस प्रकार से अब ये खड़ी पाई हट गई तो यह स्वर रहित लिखा गया। तो हमने यहाँ त्र को स्वर रहित किया, यू को यम उ की मात्रा लगाई, पयोगी को पयोगी, स्त्रियोपयोगी। अर्थात अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है स्वाधीन। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस विकल्प में यण संधि नहीं है। अब हमने वर्णों के संबंध में पहले प्रश्न में चर्चा कर ली, अब सीधा हम इसके विग्रह पर चलेंगे। अधि और अक्षर, यहां ध में ई था और अ था, से निर्माण हुआ यह। एक चीज और आपको ध्यान में लाना चाहूंगा कि यण संधि का जब हम कोई उदाहरण देखते हैं तो अधिकांश उदाहरण, कुछ उदाहरण छोड़कर, जैसे मैंने पूर्व प्रश्न में स्वाधीन शब्द की बात की, या एक शब्द और आता है स्वार्थ, यह दीर्घ संधि के उदाहरण के रूप में आए हैं और दीर्घ संधि के विकार से इनका निर्माण हुआ है। लेकिन अधिकांश जो यण संधि के हमारे सामने शब्द आएंगे उनमें जहां य व का निर्माण हुआ हुआ होगा, उससे पूर्व का जो वर्ण है वो सदैव स्वर रहित होता है। क्योंकि हम यहाँ से जो स्वर हैं वो निकाल लेते हैं और उसका दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ योग करके य के रूप में बदलाव कर देते हैं, तो वह वर्ण स्वर रहित रह जाता है। तो अधिकांश शब्दों में स्वर रहित वर्ण मिलता है य व के बाद। और री का जो जहां तक बात है, री के बाद जो स्वर आता है उसमें र में बदलता है और त के साथ संयोग करके त्र हो जाता है। यहाँ यण संधि है प्रत्यर्पण में प्रति और अर्पण। यहां भी ई था और अ था, बदलाव आया य में और त क्या रह गया, स्वर रहित रह गया। अगला शब्द है राश्यंतर। यहां अनुस्वार यहां लगेगा, राश्यंतर का हम विग्रह करते हैं तो राशि और अंतरण, राशि और अंतरण। राशि के अंतिम वर्ण में ई
स्वर के रूप में है और यहाँ अनुस्वार के रूप में है। ई का बदलाव य में हुआ और ये अनुस्वार पुनः यह के साथ लग गया, और यह के पूर्व जो वर्ण आया है वो भी स्वर रहित है। तो यहाँ भी यण संधि है। पुण्यात्मा, पुण्य और आत्मा, यहाँ अ था और यहाँ आ था, दोनों का योग से विकार आया या बदलाव आया आ, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है या दीर्घ संधि का ये शब्द है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमारा उत्तर होगा द पुण्यात्मा। यण संधि नहीं है। अत्यधिक, अति और अधिक, आपके सामने यण संधि के इतने अच्छे प्रश्न आए हैं। मैं समझता हूं कि यण संधि का संबंध में आपके सारे जो मतभेद थे वो समाप्त हो गए होंगे, और या फिर जो आपने जो यण संधि के संबंध में जितनी अच्छी तैयारी की है उसका एक तरह से यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से उसको सुदृढ़ता प्रदान की होगी। अति और अधिक, यहाँ भी यह का निर्माण हो रहा है। अभ्युदय, अभी और उदय। स्वैच्छिक, स्व और ऐच्छिक, स्व और ऐच्छिक। यहाँ अ था और यहाँ ऐ था, तो निर्माण होने से क्या बना, ऐ बना, जो कि वृद्धि संधि का रूप है स्वैच्छिक में। अगला शब्द और देखते हैं। अगला है अति और औचित्य। यहाँ ई है और यहाँ अन्य असमान स्वर है, तो ई का बदलाव हुआ य में और औ इसके साथ मात्रा के रूप में। देखने में यहाँ वृद्धि की तरह दिख रहा है हमें, लेकिन जब हम विग्रह किया तो अति और औचित्य शब्द हमारे सामने आया, तो यह बना अत्योचित्य शब्द। यहाँ औचित्य है, इसके बारे में थोड़ा आपको और समझा देता हूं। उचित में यह प्रत्यय जुड़ने से औचित्य का निर्माण हुआ है, क्योंकि प्रत्यय के कुछ नियम हैं। जब हम कभी प्रत्यय के संबंध में प्रश्नों को हल करेंगे तो उसके बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह, इक, अयन कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के साथ लगते हैं, तो अ व आ यदि शब्द का प्रथम वर्ण हो तो वो आ में बदल जाता है। ई, दीर्घ ई, ए और ऐ हो तो वो ऐ में बदल जाता है। उ, दीर्घ उ, ओ और औ हो तो वो औ में बदल जाता है। यहाँ उ था, औ में बदला, क में ई की मात्रा त स्वर रहित रह गया और यह आ गया। इस प्रकार से यह औचित्य शब्द है। तो इस प्रश्न में यण संधि अत्यधिक में भी है, अभ्युदय में भी है, अत्योचित्य में भी है, स्वैच्छिक में नहीं है। यहाँ वृद्धि संधि। संधि के संदर्भ में बेमेल है, अर्थात जो असंगत है, संधि का शब्द और उसका संधि का जो रूप है उससे मिलान नहीं करता। प्रथम शब्द है कृष्णांगाक्षी। कृष्ण और आकांक्षी। यहाँ ण में अ था, यहाँ आ था, मिलकर के क्या बना, आ बना, दीर्घ संधि का है। अभिष्ट, अभी और इष्ट, अभी और इष्ट। तो यहाँ ई और ई मिलकर के क्या बना, दीर्घ ई बना। अगला वधुर्जा, वधु और ऊर्जा। यहां भी ऊ और ऊ मिलकर के क्या बना, दीर्घ ऊ बना।
यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला अभिप्सा, अभी और इप्सा। यहाँ ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बना, ये भी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ सामने यण संधि दिया हुआ है जो कि बेमेल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा त। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध संधि शब्द हैं। गुरुवोदार्य, गुरुवोदार्य, गुरुवोदार्य और गुरुवोदार्य। यहाँ जब इस शब्द का मैं विग्रह करूं तो विग्रह होगा गुरु और औदार्य। क्योंकि औदार्य है वो उदार शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने से बना है, तो इसका निर्माण होता है औदार्य के रूप में। अब गुरु के साथ औदार्य शब्द को लाए तो र में क्या जुड़ा हुआ था, उ था, और यहाँ क्या था, औ था। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ था। उ का बदलाव या विकार आया व के रूप में, और फिर हमने इसके साथ औ मात्रा के रूप में जोड़ा। क्योंकि र स्वर रहित था और स्वर रहित र का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर होता है, और जिस वर्ण के पहले इसका उच्चारण किया जाता है उसके ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो हम करेंगे गु, अब वो, अब यहाँ र, क्योंकि उच्चारण करते हम गुरुवोदार्य, तो वा के पहले द का र का उच्चारण है, तो वा पर लगाया दा और ये। अब यह सब देखते हैं यहाँ कहाँ है, विकल्प 2 में हमें यह सब दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ब। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में यण संधि है। इस शब्द में यण संधि, यहाँ विग्रह करते हैं दंत और औष्ठ, दंत और औष्ठ। यहाँ अ और उ, औ, देखो यहाँ दंत में अ था और औष्ठ में ओ था, निर्माण इसका होगा औ के रूप में। चूंकि इस शब्द को हमने पूर्व में भी देखा था कि विकार के रूप में औ आ रहा है, तो यह वृद्धि संधि में जाएगा, और इसको दंतोष्ठ को इस प्रकार भी शुद्ध माना जाता है, दंतोष्ठ भी लिखा जा सकता। तो यह वृद्धि संधि का शब्द हुआ। अगला शब्द है वसंत ऋतु, वसंत और ऋतु। यहाँ अ था और री था, से निर्माण हुआ अर का, क्योंकि ये गुण संधि का उदाहरण है अर। तो अ जुड़ गया पुनःता में, और र स्वर रही था, वह त के साथ शिरोरेखा के ऊपर स्वर रहित लग गए। अगला है स्वार्थ, स्व और अर्थ। यहाँ अ और अ मिलकर के आ का निर्माण हुआ। यह जो संधि है वो दीर्घ के अंतर्गत आई। अगला शब्द है मदोन्मत, मद और उन्मत्त। यहाँ अ और उ से निर्माण हुआ ओ का। अब अपने चारों शब्दों को देखो, दंतोष्ठ, वृद्धि, वसंत ऋतु, अ और री के बाद अर का निर्माण हुआ, अर वसंत ऋतु। स्वार्थ में स्व और अर्थ, तो आ का निर्माण हुआ,
मद और उन्मत्त में ओ का निर्माण हुआ। तो निम्न में से किस शब्द में यण संधि है? अब यहाँ यण संधि पूछी गई थी हमें, तो यण संधि के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई सा भी शब्द है वो हमें यण संधि के अंतर्गत नहीं मिल रहा। ना तो दंतोष्ट मिल रहा है, ना ही वसंत ऋतु मिल रहा है, ना ही स्वार्थ मिल रहा है, और ना ही मदोन्मत्त मिल रहा। अर्थात प्रश्न संख्या 9 है कि चारों विकल्प यण संधि के ही हैं। ये प्रश्न इसलिए आपको दिया, हालांकि ये परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है, कि हम देख सकें कि प्रश्न किस प्रकार का है, क्योंकि ये हमारी तैयारी का पूर्व स्तर है। तो हम अपने आप को उन शब्दों के साथ जाकर के विग्रह करके संधि के नियमों तक पहुंच सकें, जिससे कि हमें ये ध्यान में रहे कि संधि वास्तव में जो पूछी जा रही वो है या नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते। स्वेरणी शब्द में संधि है का हम विग्रह करेंगे तो स्व और किरीणी शब्द को करेंगे। स्व में अ है और यहाँ ई है। बदलाव किस रूप में आना चाहिए था? ए के रूप में, लेकिन ये बदलाव आया आई के स्वेरणी। इन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे अक्षोहिणी शब्द है, प्रौढ़ शब्द है, स्वेर शब्द है, स्वेरिणी शब्द है। उन शब्दों को हम उस संधि के कुछ नियमों से इतर जाकर के भी पढ़ते हैं। वो यही शब्द उसी प्रकार का है जब बदलाव ऐ के रूप में आया है और ऐ हमारे पास वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, तो जो बदलाव का नाम ही संधि है। तो यहां हम स्वेरिणी शब्द में संधि मानेंगे वृद्धि। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ब। निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि का उदाहरण नहीं। देखो, देवर्षि में देव और ऋषि, यहां अ और री मिला, बना क्या? अर। नरेंद्र, नर और इंद्र में अ और ई मिलकर के क्या बना? ए। मातृचा, मातृ और इच्छा, यहाँ री और ई के मिलकर के री किस में बदला? र में, और ई इसमें लगेगा मात्रा के रूप में, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री के बाद त बचा, र त के साथ मिलेगा, संयोग करेगा तो त्र का निर्माण होगा और ई मात्रा के रूप में लगेगा। नवोडा, नव और उड़ा, यहाँ अ और ओ का निर्माण हुआ, क्योंकि देखो ए, अर और ओ का निर्माण जो जिन वर्णों से हो रहा है वो हमारे पास गुण संधि के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन मातृ और इच्छा में जिन वर्णों से शब्द का निर्माण हुआ वह हमारे पास यण संधि के अंतर्गत आता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प होगा स। निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि, यहाँ एक और एक, अ और ए मिलकर के आई बना, वर्दी संधि। देव और इंद्र मिलकर के यहाँ अ और ई मिलकर के ए बना, गुण संधि। यहाँ सूर्य और उदय, अ और ओ मिलकर के ओ बना, तो गुण संधि। यहाँ दैत्य और अरि,
के रूप में अगर हम विग्रह करते हैं तो यहाँ अ और अ मिलकर के आ बनता है, क्योंकि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसके साथ ही मैं एक और बता दूं, यहाँ अगर दैत्य शब्द हैं जो द्वितीय में यह प्रत्यय जुड़ने से बना है। यह प्रत्यय जुड़ने से ई का क्या हो गया, आई का स्वर रहित हो गया और यह आ गया दैत्य। सॉरी, ई की जगह यहाँ अ है, अ प्रत्यय जुड़ने से निर्माण हुआ है। द्वितीय और अ प्रत्यय जब इनके साथ जुड़ा तो बदलाव ई का आई के रूप में गया, त स्वर रहित होकर के ये बना। यहाँ जो हम संधि का नियम देखते हैं, यहाँ संधि का जो नियम हमें यण के रूप में दिखता है, चूंकि ई व अ है से बदलाव आया यह के। लेकिन हम फिर दैत्य को अरि के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ जो संधि है वह संधि आई हमारे पास दीर्घ के रूप में। इन चार विकल्पों के आधार पर हम अगर देखें तो दैत्यारी में यण भी है और दीर्घ भी है, इसलिए उचित विकल्प यहाँ होगा त। इस प्रकार के कुछ प्रश्न परीक्षाओं में भी आते हैं जो हमें थोड़ा मानसिक स्तर पर सोचने को विवश करते हैं, तो हमें देरी के साथ इनको सोचना चाहिए। अगला शब्द है महोष्ण। यहाँ कुछ शब्द थोड़ा सही नहीं दिया हुआ, मैं लिख देता हूं। महोष्ण सॉरी, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो महा और उष्ण, यहाँ आ और उ निर्माण हुआ ओ के रूप में, तो यहाँ विकल्प उचित होगा महा और उष्ण। विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। अगला शब्द है स्व। यहाँ स्व में औ की दिख रहा है हमें। यदि औ आ रहा है तो हम देखेंगे तो और अ। यहाँ ओ और अ के योग से निर्माण हुआ औ का, औ का और फिर अ इसमें लग गया मात्रा के रूप में। यह अयादि संधि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ हम देखेंगे स में ओ और अ, विकल्प ब इसका सही उत्तर होगा। किस विकल्प में संधि विच्छेद नहीं है? संधि विच्छेद नहीं है, सही नहीं है। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? मातृ और अर्थ, यहाँ री और अ आ रहा है तो मातृ और अर्थ सही विकल्प लग रहा है। भ्रातृ और उपकार, तो यहाँ अगर हम भातृ और उपकार को देखेंगे तो भ्रातृ और उपकार, यहाँ त में से री हटाया फिर उ आया, री का री और उ मिलकर के र का निर्माण हुआ और इसके बाद उ इसके साथ स्वर के रूप में लगेगा, तो यहाँ हम ब्रा, त के साथ र जुड़ेगा तो त्र, उ इसके रूप में आएगा प कार। भ्रातृपकार होता है मूल शब्द, यहाँ भ्रातृपकार कर दिया गया क्योंकि यह संधि विच्छेद में सही नहीं। अगले प्रश्न और देख लेते हैं हम। विकल्प पत्नी और इच्छा जो कि शुद्ध है, धातु और उष्मा यह भी विच्छेद है, वो शुद्ध है। सही उत्तर होगा ब। अगला है निम्न में से किस शब्द में यण संधि नहीं है? विकल्प सु और अस्ति, वह बना यण संधि। मनवंतर, मनु और अंतर, उ और अ मिलकर के वह बना शुद्ध है। गुरुओदन, गुरु और ओदन, गुरु और ओदन
यहाँ उ और ओ बन के औ बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ ओ बना है। अगला विकल्प और देख लेते हैं। उच्च और उधर्व, यहाँ अ और उ मिलकर के ओ बना है, जो कि सही है। अर्थात इस सब प्रश्न का सही उत्तर होगा स विकल्प, गुरुओदन। निम्न में से अशुद्ध विच्छेद हैं। वार्तालाप, वार्ता और लाप। यहाँ वार्ता और अलाप शब्द होता है, तो यहाँ आ और वार्ता का आ और अ मिलकर के आ बनता है, जो कि दीर्घ संधि का कारण है। धर्म और अधर्म सही विच्छेद हैं। सत्य और नाश, सत्यानाश। इस शब्द को आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ फिर य में आ किस प्रकार आया। इस प्रकार के कुछ शब्द हैं, जैसे विश्वामित्र, दीनानाथ, जैसे शब्द हैं वो सत्यानाश की तरह ही बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, दीर्घादेश होता है। यहाँ य में जो अ था वो आ के रूप में आ गया। जैसे दीन और नाथ शब्द को योग करते हैं तो बनता है दीना नाथ। यह दीर्घादेश की तरह है। ऊहा पोह, ऊह और अपो, इसका विग्रह भी शुद्ध है। तो निम्न में से अशुद्ध विच्छेद हैं विकल्प अ। निम्न में से वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। प्र और उड, उड, प्र और उड। यहाँ अ और उ आया, लेकिन विकार आया औ के रूप में। हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, अक्षोहिणी, प्रौढ़ जैसे शब्द हैं, विग्रह तो इनका गुण की तरह हो रहा है, लेकिन विकार औ की तरह आ रहा है, तो यह वर्दी संधि है। अद्रोष्ट, अधर और ओष्ठ, अधर और ओष्ठ। अब इस शब्द को इस प्रकार भी शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है, अद्रोष्ट। तो ये दोनों जो शब्द के रूप है दोनों शुद्ध है। यहाँ विग्रह जो हुआ वो भी वृद्धि की तरह हुआ, और विकार में भी वृद्धि की तरह भी लिख सकते हैं, गुण की संधि की तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी ये उदाहरण वृद्धि संधि का है। अगला है वसुधा और एव, वसुधा और एव। यहाँ आ और ए था और ऐ के रूप में विकार आया, ये भी वर्दी में। अगला शब्द है देवेश्वरीय, देवी और ऐश्वर्य। क्योंकि ऐश्वर्य शब्द है, ईश्वर में यह प्रत्यय लगने से बना है। यहाँ देवी में ई था और ऐ आया, ई बदला यह में, और ऐ उसकी मात्रा के रूप में लगा दिया गया, और वह है वो स्वर रहित हुआ। देवैश्वर्य शब्द है वो वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, अर्थात इसमें विकल्प द सही हुआ। गवीस शब्द में संधि है। गवीस का विग्रह करते हैं, गो और यहाँ ओ के बाद कोई स्वर आया तो ओ किस में बदला, औ में, और ई लग गया इसके साथ मात्रा के रूप में। यहाँ ग था जो स्वर रहित रहा, ये अ उसमें जुड़ के पूर्ण कर दिया, और वह के साथ ई जुड़ा और आया। तो ओ के साथ अन्य असमान स्वर जुड़ने से जो संधि का जो नियम लागू होता है वो होता है अयादी संधि के रूप में। तो यहाँ गवी शब्द में संधि होगी अयादी, विकल्प स सही हो। गवेषणा, गव और ऐषण, गव और ऐष। अब गव और ऐषणा जो शब्द हैं, यहाँ गवेषणा, सॉरी, यहाँ जो गव शब्द हैं
उसकी जगह हम लेंगे गो और ऐसना। यहाँ औ के रूप में विकार आया, यहाँ ग में से ओ अलग किया, फिर ए था, अव के साथ ए की मात्रा लगा देंगे और यहाँ जो ग बचा था के साथ हम अ जोड़ के ग बनाएंगे, व के साथ ए, त और णा, गवेषणा, गो और ऐसणा। विकल्प त इसका सही आंसर होगा। यण संधि का उदाहरण है स्व और अधीन। यहाँ दीर्घ संधि है। स्व और तंत्र, यहाँ संयोग है। स्वल्प, सु और अल्प, यहाँ उ व अ मिलकर के वह बनता है। प्रसव, प्रसव शब्द है प्रो, प्रो यहाँ आ गया, प्रसो, सॉरी, यहाँ प्रसो और अ, प्रसो और अ, यहाँ ओ और अ मिलकर के औ के रूप में बदले हैं और फिर अ मात्रा के रूप में लगाए। यह अयादि संधि का उदाहरण है। तो हमारे पास आया विकल्प स, प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर। अभ्यारण्य का विग्रह करते हैं अभे और अरण्य, अभे और अरण्य। यहाँ कुछ प्रकार से हम इसका विग्रह अगर देखें तो कुछ अलग तरीके से भी विग्रह किया जा सकता है। वो लोग अभी और आहरण्य की तरह भी करते हैं, लेकिन अभे, अ यहाँ उपसर्ग है, भय मूल शब्द है, अर्थात भय रहित। अरण्य मतलब जंगल, अर्थात वह जंगल जो भय रहित हो, जहां पशु पक्षी भय रहित रूप में विचरण कर सके। यहाँ अभय और अरण्य विकल्प द सही आंसर होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। द्राक्षावले, द्राक्षा और अवले। यहाँ द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, अवले चटनी से इसका अर्थ लिया गया है। यहाँ आ और अ मिलके आ बन रहे हैं, दीर्घ हैं। तर और अचर, यहाँ भी र का अ और अ मिलकर के आ बन रहा है, दीर्घ है। स्व और अभिमान, यहाँ व का अ और अ मिलकर के आ बन रहा है। यहाँ देखने में हमें प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि यण संधि भी हो सकती है, लेकिन यहाँ यण संधि नहीं है कि उसका जो मूल अर्थ है तो मतलब खुद का, स्वयं का अभिमान से। यहाँ गुरुवासन, गुरु और आसन, यहाँ उ और आ मिलकर के का निर्माण किया, वा का। यहाँ है यण संधि, अर्थात दीर्घ संधि का उदाहरण गुरुवासन नहीं है। निम्न में से अशुद्ध विकल्प हैं राम और अयन, नारा और अयन, उप और अर्जन, स्व और अधीन। यहाँ नार और अयन होता है, नार और अयन। नार का अर्थ यहाँ लिया गया है जल से और अयन का अर्थ लिया गया है निवास से, निवास से अर्थ लिया गया है। के कारण यहाँ भगवान विष्णु का ये पर्याय शब्द भी है, तो नारायण। यहाँ नारा और अयन किया है जो कि अशुद्ध है। निम्न में से किस विकल्प में संधि निर्मित शुद्ध शब्द हैं? शुद्ध शब्द हैं दवा और आर्द्र शुद्ध है, अभ्यारण्य ये अशुद्ध है, सरासर शुद्ध। तो इस विकल्प में एक अशुद्ध हुआ। द्राक्षा और आसव शुद्ध है, अतीव अशुद्ध है। अतीव शब्द इस प्रकार से होगा, सत्यासत्य शुद्ध है, गौरी शुद्ध है, सुक्ति शुद्ध है। गौरी का विग्रह करेंगे तो गौरी और ईस से करेंगे। सुक्ति का सु और
उक्ति से करेंगे। कारागार का कारा और आगार से करेंगे। आगार का अर्थ स्थान से लिया गया है कारागार। यहाँ साकार स और आकार वधूर्जा में दीर्घ उ होता है, ये भी अशुद्ध है। अर्थात विकल्प स के जो सारे शब्द हैं वह संधि निर्मित शुद्ध शब्द हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इति और आदि। यहां भी यण संधि है, इति और आदि। विकल्प ब इसका सही आंसर है। निम्न में से किस विकल्प में सभी अयादि संधि के शब्द हैं? यहाँ नायक ने और अक, ते और अन, गुरुवासन यहाँ यण संधि का है। भो और उक, विजय और ई, ज्ञानोषधि यहाँ ज्ञानोषधि शब्द होता है। ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं मूलतः उच्चारण में, और औषधि, यहाँ अ और औ मिलकर के औ बना है वर्दी संधि। तो यह विकल्प सही नहीं है, यह भी सही नहीं है। धावक दो और अक यण संधि का है। तव की हमने अभी चर्चा की, तो और अ। विधायक, विधेय और अक, यहाँ सभी विकल्प अयादि के। यहाँ गवीस, गो और ईस, महोदय जो शब्द हैं यह भी अयादि संधि का नहीं है। तो विकल्प स इसका सही आंसर हुआ 27 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध विकल्प हैं। यहाँ देखो दशा, 10 और ऋण, 10 और ऋण, अ और री मिलकर के क्या बनना चाहिए था? अ और री अर। क्योंकि त जो स्वर रहित हुआ उसके साथ अ मिला तो पुनः 10 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ दसारण आ रहा है र यण पर। ये शब्द में दीर्घादेश हुआ है स के ऊपर। यह मूलतः अपवाद के रूप में पूछे जाने वाला शब्द है। अगला शब्द है सुख और आर्थ, यहाँ दीर्घ संधि है। दीन और अनाथ, अभी मैंने आपको पूर्व के प्रश्न में बताया था, इसका विग्रह होगा दीन और नाथ। यहाँ भी क्या होता है? दीर्घादेश होता है। तो यह सारंग, सार और अंग बनना चाहिए था सारांग, लेकिन यहाँ इस शब्द में ऋस्वी आदेश हुआ है, अर्थात आ का अ हुआ है, जिससे कि इस मूल अर्थ में हम आ सकते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको भली भांति ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इस शब्द प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प स। निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि नहीं है। प्रोढ़ में है, स्वेर में है, एक और एक में है, जात्यक्य। ये शब्द बना है जाति और ऐक्य से। यहाँ ई और ए बदला हुआ य के साथ ऐ की मात्रा के साथ। वृद्धि संधि इस शब्द में नहीं है। अगला प्रश्न, अन्वेषण, अनु और इक्षण, उ और ई। तो ये अन्वीक्षण शब्द का होता है, ये अन्वीक्षण। यहाँ इसका निर्माण होगा तो अन्वीक्षण शब्द बनेगा। और अन्वेक्षण है तो यहाँ अनु और ऐषण, अनु और ऐषण से यहाँ उ और सॉरी अनु और ऐषण, उ और ए। यहाँ ए था, यहाँ अनु और ऐषण शब्द आएगा। ए उ बना व के साथ और ए उसमें लगा मात्रा में, तो अन व में एक की मात्रा और स और न, अन्वेषण। अनु और ऐषण, यहाँ विकल्प मिला है अनु और ऐषण। विकल्प स इसका
सही उत्तर होगा। एक अन्वीक्षण शब्द भी इसी तरह का शब्द है, आप तो ध्यान दे सकते हो। निम्न में से यण संधि युक्त शब्द नहीं है। नद्यर्पण हमने चर्चा की, यण संधि युक्त है। मत्योदार्य, मति और औदार्य, मति और औदार्य, ई और औ मिलके यह बना, यह में औ की मात्रा रही तो मति और औदार्य। अगला है स्वेच्छा, स्व और इच्छा से मिलके ये शब्द बना है। अ और ई मिलकर के ए बनता है, और अध्यक्ष अधि और अक्ष से मिलकर के ये शब्द बना है। यहाँ ई और अ मिलकर के यह बना तो ये शब्द अध्यक्ष हुआ। तो यहाँ यण संधि का जो उदाहरण है वह विकल्प स नहीं है, यह गुण संधि का उदाहरण है।